नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के न्यूमेरिकल का सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, हो सकता है तो बायोलॉजी के कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ब्लड ग्रुप का कुछ पार्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का होता है। उन सभी को भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करते रहेंगे। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 2018 में पूछे गए सारे सवाल को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि लगभग 150 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन कम से कम 6 शिफ्ट को निपटा देंगे, यानी कि 150 में 6 से भाग देते हैं तो लगभग 25 दिन में, 25 से 30 दिन में हम लोग इन सारे सीरीज़ को निपटा देंगे। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि यह सवाल नहीं बवाल है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह वही सवाल है जो कि हमें या तो सिलेक्शन की ओर ले जाता है या तो सिलेक्शन से दूर ले जाता है। अगर यदि हम इसे कर जाते हैं तो सिलेक्शन की ओर चले जाते हैं, और अगर यदि हम इसे नहीं कर पाते हैं तो हम सिलेक्शन से दूर हट जाते हैं। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि इन्हीं सवाल को फोड़ दिया जाए, ठीक, ताकि हमें सिलेक्शन में कोई कठिनाई ना हो, ठीक। तो ऐसा कीजिए, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि सारे लोगों के पास चला जाए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसा कि देखिए पहला सवाल दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का होगा, मिला हुआ, ये नहीं कि सेपरेट रहेगा कि ताकि एक साइड फिजिक्स चल रहा है तो फिर केमिस्ट्री चलेगा, वैसा कोई बात नहीं, ठीक। तो चलिए देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, किया गया कार्य ज्ञात करें। यदि 4 कूलम्ब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, यदि विभवांतर 18 वोल्ट है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ सूत्र हम लोग लगाएंगे, यानी कि विभवांतर गुना आवेश, ठीक, विभवांतर गुना आवेश। तो इस पे इसको पुट कर दीजिए, यानी विभवांतर 18 दिया हुआ था और आवेश कितना 4, 18 गुना 4 करने के बाद 18 चौके 72, यानी 72 जूल इसका आ गया। कार्य का सही मात्रक जूल होता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला सवाल है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं। वॉशिंग सोडा का हम लोग को पहले सूत्र पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें देखिए कितना जल है, 10 जल है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि साधारण विद्युत धनायन की संयोजकता होती है। जैसे कि ये इसमें हो गया कि जो भी मेटल यानी धातु है उसकी संयोजकता, तो जो भी धनायन विद्युत होते हैं तो उसकी संयोजकता या तो 1 या 2 या 3 हो सकती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, सोडियम को लेते हैं, सोडियम इसकी संयोजकता देखते हैं तो 2 और 8, पहला घर में 2, दूसरा में 8, और बच गया कितना 1। उसी प्रकार मैग्नीशियम लेते हैं तो 2 8 2। तो ऐसा हम लोग को पता चल रहा है कि इसकी संयोजकता या तो 1 या तो 2 या 3 होगी, ठीक। उसके बाद अगला देखिए कि कोई बल 1 केजी पिंड की गति 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ देखिए बल द्वारा किया गया कार्य, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्य होना चाहिए, चाहे mgh लगा के हो, यानी कि स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा के, या तो गतिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा के, यानी कि हाफ mv²। तो यहाँ देखिए कि पहले गति ये था, अब गति ये हो गया है, तो यानी कि गतिज ऊर्जा में जो अंतर आएगा वही हम लोग का कार्य हो गया, ठीक। तो इसमें सूत्र लगाइए, पहले हाफ mv1 का स्क्वायर और माइनस हाफ दूसरा m2v2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको कॉमन लेने के बाद देखिए यही सूत्र आपका आ जाएगा, यानी कि हाफ m कॉमन v² और माइनस u², यानी कि u इसको मान लीजिए या तो v1 मान लीजिए, जो भी मानिए, ठीक। तो इसमें अब इसको पुट कर दीजिए, जैसे कि हाफ और m 1 kg है और अंतिम वेग कितना था 8 था, यानी कि 8 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हाफ m 1 और 8 4 12, और ये घट के 8 में 4 गया 4। तो इसको कटा दीजिए, यानी 2 से कट गया, यानी हम लोग का कितना निकल गया 24 जूल निकल गया। कितना कार्य किया गया 24 जूल, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक।
आगे देखिए, आगे है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 10,000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यानी कार्य करने की दर, दर मतलब नीचे से भाग दे दीजिए ना, तो वही दर हो जाता है कि यानी इतना सेकंड में कितना कार्य किया गया है, तो वही हुआ कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए शक्ति हम लोग को निकालना है, तो यानी पावर, पावर बराबर हो जाएगा कार्य, कार्य कितना हुआ है? 10,000 जूल हुआ है, तो 10,000 अब बटे कितना सेकंड में हुआ है? 2 सेकंड में। इसको कटाने के बाद कितना हो जाएगा? 500 वाट, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और वही अगर यदि पूछा जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए किसी पानी को वाटर पंप की सहायता से उसे किसी ऊपर में ठहरा दिया जाए, और जब वहाँ से छोड़ा जाए तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें एक ऊर्जा आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है कि हम कितना इसको तोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे, वो अब वही जान रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा आ गया है। ठीक, तो वही होता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। प्रतिरोधकता का सही क्रम यानी कि जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा वह यानी कि कम विद्युत चालन करेगा उसमें। तो जैसे कि यहाँ देखिए ऑप्शन सी को ही हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पारा यानी कि Hg, पारा और निकेल और टंगस्टन और चांदी, इन सभी में सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से यही सूटेबल हो गया। ठीक, तो प्रतिरोध अधिक जिसका होगा वह सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। आगे देखिए, आगे है कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वह क्या कर रहा है? जमीन से सामान को उठा के अपने सिर पे रख रहा है। ये नहीं है कि वह 2 मीटर उठा के खड़ा है। अगर यदि पहले से 2 मीटर उठा के खड़ा है तो उसमें किया गया कार्य जीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ विस्थापन ही नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है कि जमीन से 2 मीटर ऊपर उठा के अपने सिर पे रख रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ कार्य होगा, तो कार्य बराबर होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण उस पर कितना लग रहा है और कितना ऊंचाई ले गया। ठीक, तो m हम लोग को दिया हुआ है 20 kg और ऊंचाई 2 मीटर और g का मान तो 9.8 होता है, लेकिन लगभग में उसको हम लोग 10 मान लेते हैं, तो यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्ग क्या हो गया? 20 गुना 2 और गुना 10, तो यानी कि 20 दूना 40 और गुना 10 400 जूल हो गया कार्य। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि ईथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? ईथेन की सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने ग्रुप होते हैं। तो 3 ग्रुप होते हैं, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। ठीक, तो एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2, एल्कीन CnH2n और एल्केन CnH2n+2। तो यहाँ देखिए कौन सा लिखा हुआ है? एथेन, एन वाला है, तो एन वाला में CnH2n+2 वाला होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि एथेन। ठीक है, एथेन, एथेन तो इसका देखिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक, यानी कि 1 से शुरू होता है, यानी एन का मान। ठीक है, तो अब इसका हम लोग सूत्र पहले बना लेंगे। एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो एन वाला है CnH2n+2 होना चाहिए, तो सी का मान एथ है, एथ यानी कि दूसरा 2 होना चाहिए एन का मान, तो यानी कि CnH2n+2, तो यानी इस जगह 2 हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो C2H 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि C2H6 हो गया। ठीक है, अगला है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है,
तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया था इसका 298 माइनस न्यूट्रॉन की संख्या घटा दीजिए तो 109 हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। क्योंकि ये जो देखिए जैसे एग्जांपल हीलियम का लेते हैं, हीलियम में ये जो नीचे रहता है ये परमाणु संख्या रहता है और ऊपर जो रहता है वह परमाणु द्रव्यमान रहता है। परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या आ जाता है। तो अब इसी सूत्र को इधर से उधर पलट के आप सारे का सारा निकाल सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए अगला है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रभावित होती है तो इसमें प्रभावित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यानी आवेश की मात्रा, तो यानी धारा किसे कहते हैं, सबसे पहले याद यही रख लीजिए धारा किसे कहते हैं। तो यानी धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q/T। तो यानी Q बराबर क्या हो जाएगा I × T। तो अब देखिए कि यानी 6 मिनट दिया हुआ है और 6 एम्पियर का धारा बह रहा है तो आवेश कितना हो जाएगा। तो 0.6 एम्पियर था और 6 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए 216। ठीक है, उसके बाद 1 शून्य आता तो 1 शून्य का दशमलव से ख़त्म हो गया। तो यानी आवेश है तो इसको कूलम्ब यानी C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि दिए गए परिपथ में डॉट का प्रवाह वामावर्त होता है। तो इसमें देखिए इस साइड से किसका प्रवाह हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो उधर हम लोग देख लिए थे कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाएगी और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होता है। तो यानी कार्य बराबर होता है F(s cos थीटा)। एस मतलब हो गया विस्थापन, यहाँ एस मतलब विस्थापन की कितना विस्थापित हो रहा है cos थीटा। अब cos का कितना मान लेंगे जो कि अधिकतम कार्य होगा या 0 कार्य होगा। जैसे कि देखिए इसमें है कि इधर F यानी बल लगा रहे हैं और कोई सामान इधर विस्थापित हो रहा है तो कार्य होगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया, 0 कार्य होगा। ठीक है, अगर यदि मान लिया जाए कि ये वस्तु था और इधर बल लगा रहे हैं और इधर हम लोग का विस्थापन हो रहा है तो कार्य निगेटिव हो जाएगा। ठीक, कार्य कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। लेकिन अगर यदि वही देखिए कि हम लोग बल इधर लगा रहे हैं और सामान भी विस्थापित इधर ही हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो इसमें देखिए कि कितना डिग्री एंगल यूज़ हो रहा है, 0 डिग्री एंगल, यानी इधरे बल लगा रहे हैं इधरे कार्य हो रहा है। ठीक, तो 0 डिग्री एंगल यूज़ हो रहा है यानी विस्थापित तो भी सामान इधर ही हो रहा है, 0 डिग्री एंगल यूज़ हो रहा है तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए उस F(s cos थीटा) में जब लगाइएगा तो cos का 0 का मान महत्तम आता है। और वही अगर यदि 90 डिग्री लगा दीजिएगा तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि इसमें लगा के देख लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए F(s) यानी फोर्स बराबर क्या होता है, यानी वर्क बराबर F(s cos थीटा), वर्क बराबर F(s cos थीटा)। तो cos 0 जैसे इस जगह रखेंगे मान 0 हो जाएगा, पूरे को पूरे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होने के लिए मान कितना होना चाहिए थीटा का, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी किया गया है। भार को डॉट की ऊंचाई तक उठाया गया। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा का इसमें कम हो रहा है। जैसे कि कोई भी सामान है उसको ज़मीन से उठा के कहीं रख दिए, मान लिए छत पे रख दिए, तो उसमें तो हम लोग ऊर्जा ही खपत कर रहे हैं ना। तो वो अब जैसे कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिए तो अब उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया, यानी कि अब उसको गिराएंगे तो वो कितना वेग से आएगा, कितना क्षति करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अब एनर्जी भर गया यानी ऊर्जा भर गया। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। तो वही पूछ रहा है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 98,000 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, भार को डॉट की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो यानी कि देखिए 98,000 जूल का उपयोग किया गया, 70 kg है यानी कि यही कार्य हुआ है। 98,000 जूल वही एक तरह से कार्य हो गया। 70 kg mg हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और एच हम लोग को निकालना है। अब इसको कटा दीजिए। इसको कटाने के बाद तो एक शून्य इधर से कटा दीजिए और 7 से 64 98 यानी 14 मीटर इस ऊंचाई को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए। अगला है कि 120 केजी द्रव्यमान के बंदूक से 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति ज्ञात कीजिए। यानी झटका जो मार रहा है वो कितनों से झटका मार रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बंदूक का द्रव्यमान ले लेंगे और उसी बंदूक का वेग यानी कि जो कि झटका मारेगा एक साइड रख लेंगे और गोली का द्रव्यमान यानी कि जो छोटा सा गोली होता है और गोली का वेग उसको एक साइड रख लेंगे। या तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो अगर यदि बंदूक को किलोग्राम में लेते हैं तो गोली को भी हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में बना लेंगे। अगर यदि बंदूक को हम लोग ग्राम में लेंगे तो गोली को ग्राम में, चूँकि गोली तो ऑटोमेटिक 1 किलो का गोली थोड़े आता है, ग्रामे में रहता है। ठीक है, तो देखिए उसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे कि 120 केजी द्रव्यमान का बंदूक है तो चलिए इसको हम लोग द्रव्यमाने में रख देते हैं। ठीक है, या तो ऐसा कीजिए इसको ग्राम में बदल लीजिए। ग्राम में बदलने के लिए देखिए 120 केजी था, उसको 1000 से गुना कर दीजिए और उसके बाद यानी कि बेग, बंदूक का बेग हमको लोग को निकालना है और उधर था कितना, ग्राम में 0.4 ग्राम और 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 90 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था। ठीक है, अब देखिए V1 निकालना है तो इसको इधर लेते जाइए। ठीक है, यानी अब इनको हल कर दीजिए। हल करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा जैसे कि ऊपर आपका क्या आएगा जानते हैं, 3/10 यानी 100। तो इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। ठीक, चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति क्या होता है, कंपन की संख्या बटे सेकंड समय, यानी कि कंपन की संख्या बटे समय। जैसे मान लिया जाए कि 1 सेकंड में कोई भी तरंग कितना बार कंपन कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए ये डायग्राम पहले देख लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई तरंग संचरित हो रहा है यानी कि चल रहा है। जैसे कि आवृत्ति हम लोग को निकालना, तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति मान लिया जाए कि हम लोग 1 सेकंड समय रखे, 1 सेकंड में हम लोग का कितना बार कंपन किया। ठीक है, इस प्रकार का कितना बार लूप बनाया। तो लूप को कैसे गिना जाता है, जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ख़त्म हुआ उसको एक कंपन कहा जाता है, और यहाँ से पुनः स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हो गया यानी इस जगह बीचे में तो 2 हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हो गया 3 हुआ। तो इस प्रकार इसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। तो देखिए आवृत्ति बराबर आपका सूत्र होता है कंपन की संख्या बटे समय। तो कंपन की संख्या यहाँ देखिए कितना दिया हुआ था 40, तो 40 अब बटे समय, समय कितना है 2.5 सेकंड। तो इसको आप लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 5 2 ऊपर चला गया, 5 8 40, 8 2 16, यानी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज जो होता है। अगला देखिए, अगला है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले सूत्र लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो देखिए इसमें कितना मॉलिक्यूल है पहले इसको देख लीजिए। जैसे कि यानी कि मोलिकुलर मास, द्रव्यमान कितना है इसका, तो 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर मास 1, यानी 2 × 1 2। और सल्फर का 16, क्या को सल्फर है 1 सल्फर है तो इसीलिए 16। और ऑक्सीजन कितना है 4 है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 चौकी 64। इसको जोड़ने के बाद आपको 100 म्यू आ जाएगा। ठीक, इसी को आप लोग अगर यदि ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है,
यानी मोलिकुलर मास म्यू, यानी कि मोलिकुलर मास म्यू और ग्राम दोनों एक ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ मोल यानी कि एटम यानी परमाणु अणु के मोल की संख्या कितना होता है, इसका सूत्र होता है आपका मास ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्राम, यानी कि ग्राम में द्रव्यमान होना चाहिए उस तत्व का यानी एलिमेंट का, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि हम लोग यहाँ निकाले ग्राम एटॉमिक मास हम लोग 100 म्यू निकाले, और मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में कितना हम लोग को दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 ग्राम, तो इसको देखिए, इसको हल करने के लिए नंबर ऑफ मोल आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि 25 ग्राम दिया हुआ था और मोलिकुलर मास हम लोग का कितना निकला, 100 निकला, ठीक है। तो यानी 25 में 100 से भाग दीजिए, चूँकि यही देखिए ना 25 ऊपर लिखा जाएगा नीचे 100, तो यानी कितना हो जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार डॉट गुना इसका पृथ्वी पर के भार का होता है, तो 1/6 होता है, हम लोग जानते हैं। तो ऑक्सीजन, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होगी, ऑक्सीजन के सापेक्ष या ऑक्सीजन को स्थिर रख के उसके बाद क्लोरीन का देखना। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 8 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के सापेक्ष बोला गया है, तो क्लोरीन में यानी ऑक्सीजन के परमाणु संख्या को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 17 में 8 चला जाएगा तो 9 बचेगा। अब 9 का जो है संयोजकता निकाल लीजिए, तो इसको अब तोड़िए, तो 2 और 7, 2 और 7, यानी कि 2 तो अस्थिर है और 7 इसके संयोजकता हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के सापेक्ष बोला जाए, ऐसे अगर यदि क्लोरीन की संयोजकता पूछा जाता तो 7 नहीं होता, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाता, क्योंकि जो भी मतलब जैसे कि 7 होता है तो उसमें 4 घटा दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं, जैसे अगर यदि इसको पहले रिवीजन कर लेते हैं कि दूरी सूत्र का पहला सूत्र क्या कहता है, पहला कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी, भी आपका हो गया अंतिम वेग, जैसे कि इसको हम लोग u क्या हो गया, u प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कोई भी चीज़ अगर यदि कोई वेग से नहीं चल रहा है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। भी हो जाएगा अंतिम वेग, और ए क्या हो जाएगा, इसमें त्वरण हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। इसी का उपयोग करके, दूरी सूत्र का उपयोग करके सारे सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि भी दूरी का पहला सूत्र क्या कहता है, भी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। और इसको अगर दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, तो भी क्या है, वेग है, और टी इस साइड लास्ट वाला समय है, तो इसमें वेग और समय को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर यदि दूरी का दूसरा सूत्र क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा सूत्र क्या होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और अगर यदि nth सेकंड में पूछा जाए, यानी कि चौथा सेकंड में दूरी कितना होगा, पाँचवां सेकंड में दूरी कितना होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है कि एस nth बराबर, यानी कि इतना सेकंड में कितना दूरी हुआ, तो प्रारंभिक वेग यानी u प्लस ए और 2n-1/2, ठीक, u प्लस ए 2n-1/2। तो अब यहाँ देखिए इसमें वही कर रहा है कि 800 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, nth सेकंड में बोल रहा है, तो इसके लिए h देखिए, h इसका nth सेकंड के लिए वही सूत्र लगा दीजिए, जैसे कि एस हम लोग को निकालना है कि कितना दूरी तय किया, यू कोई भी चीज़ गिर रहा है शुरुआत से, तो यानी 0 हो जाएगा। ए हम लोग का कितना होगा, ए यानी कि जी का मान जी बराबर ए ही हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के अगर यदि रूप में लिया जाता है तो उसको जी लिया जाता है, और अगर यदि त्वरण के रूप में लिया जाता है तो उसको ए लिया जाता है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए के जगह पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2n तो यानी 2n कितना सेकंड में, चौथा सेकंड में, 2 गुना 4 माइनस 1, तो यानी 4 दूना 8 में 1 चला जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 गुना 7/2, तो 35 आंसर आपका आ जाएगा कटौने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची हो होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर हम लोग उधर देख लिए थे कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कार्य कार्य कितना हुआ है, कार्य बराबर mgh भी होता है। ठीक, कार्य देखिए 40 केजी भार है। ठीक, m 40 केजी हो गया और g 10 ले लिए और h कितना 5 मीटर ऊंचाई पर mgh, इधर कार्य हो गया। यानी कार्य बराबर अब क्या हो जाएगा, तो यानी कि 2000 जूल कार्य हो गया। और शक्ति हम लोग को निकालना है, तो शक्ति बराबर अब सूत्र लगा दीजिए। जब कार्य हम लोग को पता चल गया कितना कार्य हो गया और कितना सेकंड में, 4 सेकंड में हो गया, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय, यानी कि कार्य बटे समय 2000 बटे 4 कर दीजिएगा, तो यानी 500 आ जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला देखिए, आगे है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। देखिए श्रृंखला में जुड़ा हुआ है यानी श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी रहे उसको जोड़ दिया। समांतर में क्या किया जाता है, उसको 1 बटे के रूप में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद आंसर को पलट दिया जाता है, तो वो समांतर प्रतिरोध निकल जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है। श्रेणी में 10 ओम का है और एक 20 ओम का है, तो यानी कि 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब बोल रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, सर्किट में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, यानी V बराबर आई आर होता है, तो यानी I बराबर क्या हो जाएगा आपका V बटे R हो जाएगा। तो V हम लोग का कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। उसके बाद देखिए और R हम लोग कितना, समतुल्य प्रतिरोध 20 10 30 निकाले हैं, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कटाने के बाद 0.2। अब इसमें क्या लगेगा, एम्पियर लगेगा, चूंकि विद्युत धारा को एम्पियर उसका ऐसा ही इकाई होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, दिए गए विलयन के pH पर विचार करें। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। ठीक है, इसमें देखिए किसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है। यहाँ देखिए 4.4 है और ये 8.0 होती है, तो क्षारीय हो गया, ये तो ऐसे गलत हो गया। ये भी अम्लीय है 2.4 और ये 10.1, ये तो क्षारीय हो गया। इन दोनों में सबसे ज़्यादा किस में है, 2.4 में है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो pH का रेंज कितना होता है, 0 से 14 होता है। 7 को न्यूट्रल कहा जाता है और 7 से नीचे वाला अम्लीय, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डॉट में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कल हमने वीडियो जो बनाया उसी में हमने इसको डिटेल से बताया, उसको आप देख लीजिएगा। तो एक पाइरूवेट से अगर यदि पूछा जाएगा तो कितना एटीपी का निर्माण होता है एक पाइरूवेट से, यानी कि 18 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद आगे देखिए, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए। ठीक, तो इसको क्या कीजिए, सिर्फ इसको सजा दीजिए कि यानी 120 वाट है, तो कितना घंटा जला रहा है, 8 घंटा जला रहा है। क्या दिन जलाया, एक दिन जलाया। और इसको यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। हल करने के बाद आपका 0.96 यूनिट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला है कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, तो वस्तु स्थिर है, तो देखिए स्थिर है इसका मतलब उसमें कोई वेग नहीं है। आवेग, आवेग का सूत्र लगाइए। देखिए द्रव्यमान गुना वेग बटे समय, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहा जाता है। तो यहाँ तो वेग आ गया, तो वस्तु बोल रहा है स्थिर है, तो ये गलत हो गया। यहाँ संवेग देखिए द्रव्यमान गुना वेग, ये भी गलत हो गया। त्वरण, इसमें तो
ये है कि पहले भी प्रारंभिक भी वेग होना चाहिए, अंतिम वेग भी होना चाहिए, उसके बाद समय से भाग देने के बाद त्वरण निकलता है, तो इसमें भी वेग की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए कि भार में क्या होता है mg, यानी कि मास, और उसका कितना गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है, उसी को भार कहा जाता है। तो इसमें देखिए कि स्थिर बोल रहा था, तो इसमें वेग की कोई आवश्यकता नहीं हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस की लंबाई कितना होगी सेंटीमीटर में। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि जैसे कि कोई सर्कल है, उसका जो केंद्र होता है वही उसका क्या होता है, सेंटर हुआ, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, एक साइड की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो और इसी के बीच में क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो यानी कि फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ देखिए त्रिज्या दिया हुआ था 6.2 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान देखिए, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, ठीक है, और उसमें परमाणु संख्या 8 हो गया, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 8 गुना 2 लगभग 16 हो गया। और ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि तो इसका कितना हो जाएगा, 16 गुना 2 यानी कि 32 म्यू हो जाएगा पर आणविक द्रव्यमान। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि डॉट एक सहसंयोजक अणु नहीं है। सहसंयोजक मतलब कि एक दूसरे से मतलब सहायता करके अपना अष्टक को पूरा कर रहा है, यानी सहसंयोजक कौन नहीं है। जैसे कि पहला देखिए, पहला में है कि नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। परमाणु संख्या 7 हुआ तो 2 और कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक, अगर यदि इसको कहीं से 3 और मिल जाए तो यह अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 3 मिल रहा है। ठीक, तो यह क्या हो गया, अस्थायी हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो ऑक्सीजन 2 और 6, इसको अगर यदि दो बॉन्ड अगर यदि कहीं से मिल जाए तो यह भी अस्थायी हो जाएगा। देखिए इसको 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लोरीन वाला, इसमें भी उसी तरह से जैसे क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। 17 में तो इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन में 1 बचेगा, क्योंकि 2 8 10 और 7 रहने के बाद क्या किया जाता है, तो यानी कि 7 में से 4 को घटा दिया जाता, 7 रहने के बाद यानी 8 में से 7 को घटा दिया जाता है। 8 में 7 को घटाने पर 1 हो गया, इसका वो संयोजकता 1 हो गया। तो क्लोरीन का तो 1 हो गया। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, कार्बन 6। तो यानी कि 6, तो यानी 2 और 4, तो यानी कि बाह्य कक्ष में कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 इधर से और इससे देखिए यहाँ गिनती कीजिएगा ना, क्लोरीन में 7 गो है और इससे 1 ले लिया, 8 हो गया। यानी कि सारा का सारा ये अपना अष्टक पूरा कर रहा है, लेकिन ये जो है यह सहसंयोजन बंधन नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला देखिए। अगला है कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। ठीक, आगे देखिए। आगे है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। 4 कार्बन परमाणु, देखिए उधर हम लोग देख लिए थे कि एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हैक ऑक्ट नैन डेक। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 में 1 2 3 4 क्या है, ब्यूट है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर ब्यूट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया गया, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी क्या होगी, जब उसको भूमि को अब वो छूने वाला है तो उसका तो ऊंचाई तो अब खत्म हो गया, ऊंचाई खत्म हो गया तो ऊंचाई खत्म हो गया तो उसका तो स्थितिज ऊर्जा खत्म हो गया। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, mgh होता है। तो इसका तो ऊंचाई खत्म हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगा नहीं। अब इसमें जब ऊपर से गिराया गया तो उसमें तो कुछ वेग आ गया, तो इसमें हाफ एम भी स्क्वायर। तो यानी कि ये अब क्या हो जाएगा, जब ज़मीन को छूने लगेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अगर यदि वही ऊंचाई पे रहता तो जितना हाइट पे रहता उसमें उतना स्थितिज ऊर्जा रहता। ठीक, उसके बाद अगला देखिए। अगला है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 है तो यह
आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? 2 8 2 है, तो इसको जोड़िए 2 8 10 2 12, यानी कि परमाणु संख्या इसका कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 किसका परमाणु संख्या है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के आवर्त में है, यानी आवर्त क्या होता है? ये क्षैतिज वाला को आवर्त कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है उसको वर्ग कहा जाता है। तो मैग्नीशियम तीसरा में आ जाता है, क्योंकि अगर यदि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और सोडियम के बाद जो आता है, यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम की 12, तो यानी कि ये तीसरे आवर्त में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि 6 केजी द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए 480 जूल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी एक तरह से कार्य हो गया, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। तो वही पूछ रहा है कि कितना ऊंचाई पर रखा गया। तो ऊंचाई देखिए, इसका द्रव्यमान कितना दिया? 6 केजी, और जी का मान कितना बोल रहा है लेने? 10 मीटर पर सेकंड, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितना है? 480 है। तो अब इसका ऊंचाई, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh, m 6 और जी 10, ऊंचाई निकालना है। इसके बाद इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, अगला है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यानी दूसरे आवर्त में होना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 6 है, 2 6 8। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 8, तो दूसरा आवर्त में है, ठीक। मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 और 6 8, उसका 2 और 8 10 और 2 12। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो ये तो चल गया आपका तीसरा आवर्त में चल गया, ये तो पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 8 4 8 2 10 4 14 सिलिकॉन, ये तो ख़त्म हो गया। और कार्बन, कार्बन यानी कि 2 4 6, तो यानी कि इसमें 6 हो गया, 6 हो गया। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसमें देखिए कि बाह्य कक्षा में 6 है, इसमें 4 है, यानी कि ये मजबूत है, क्योंकि यह हर हमेशा चाहेगा कि हम ले लें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। ये तो दान करने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि ये तो दान करने और लेने दोनों की स्थिति में। लेकिन इसमें है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये तो कमज़ोर पड़ गया, तो ये मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अगला पेज, (240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर क्या होगा? पावर क्या होता है? पावर होता है यानी कि वोल्टेज यानी विभवांतर गुना धारा। तो यानी कि पावर बराबर क्या हो जाएगा? 240 गुना 0.6 एम्पियर है, उसका 10 नीचे आ जाएगा, कट के 144 वाट हो जाएगा। यानी पावर का ऐसा ही मात्रक यानी शक्ति का वाट होता है। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 36 इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। या तो इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3.6 गुना 10 पर पावर, इधर देखिए 1 2 3 4 5 है, और पॉइंट डाल दिए तो 6 लिख देंगे, ठीक, जूल। उसके बाद अगला क्या कर रहा है? अगला है कार्बन परमाणु के बारे में C6 और 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए इसका नीचे वाला जो होता है यह होता है परमाणु संख्या, और ऊपर वाला जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, तो ये आपका हो गया प्रोटॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, यानी कि प्रोटॉन की संख्या वही होता है जो कि परमाणु संख्या होता है, उसको घटाने के बाद 6 न्यूट्रॉन की संख्या भी आ रहा है, 6 प्रोटॉन की संख्या भी आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए अगला है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? आवर्धन, आवर्धन का सूत्र होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी और
वस्तु के यानी कि दर्पण से दूरी, दोनों को यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु के दर्पण की से दूरी करने पर आवर्धन आपको निकल जाएगा। तो आवर्धन यहाँ देखिए, आवर्धन निकालने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी होना चाहिए। यहाँ देखिए दिया क्या हुआ है, एक वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो यानी कि वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, फोकस 5/2 हो जाएगा एफ। और उसके बाद उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यू तो हम लोग को पता हो गया, अब भी पता हो जाना चाहिए, तब हम लोग का आवर्धन निकल जाएगा। तो दर्पण सूत्र से हम लोग भी निकाल लेंगे। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसमें अब इसको पुट कर दीजिए 1/v, तो यानी कि निकालना ही है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए यहाँ 1/u इस साइड ले लिए, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है f का मान, f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये पलट जाएगा चूँकि 5/2 है, तो यानी कि 2/5 हो गया f। उसके बाद u इधर से आके माइनस हो जाएगा बराबर 1/v। तो इसको हल कीजिएगा एलसीएम लेने के बाद, तो यानी 4 - 1 यानी आपका हो जाएगा 3/10 और 1/v, तो v का मान हो जाएगा 10/3, यानी कि भी आपका 10/3 निकल गया। अब जब भी निकल गया तब तो कोई बात नहीं है। अब इसका आवर्धन निकालने के लिए m बराबर क्या होता है, v/u, तो यानी कि 10/3 निकल गया आपका v, और u कितना निकला है, u निकला है, u आपका था 10। ठीक, इससे भाग देने पर 10 कट गया, यानी 1/3 बच गया। अब इसको भाग दे दीजिएगा, 0.3 निकल जाएगा, आवर्धन आपका 0.3 निकल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर हम लोग उधर भी देखे थे कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम, यानी कि वर्क अब कितना हो रहा है, वर्क बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ देखिए m दिया हुआ है 80 kg, g का मान अपने से ले लेंगे 10 लगभग, और उसके बाद mgh 40 मीटर है। ठीक है, और कितना सेकंड में है, 50 सेकंड में, तो यानी वर्क निकल जाएगा। तो वर्क में हम लोग टाइम से भाग दे देंगे, पावर निकल जाएगा। तो वर्क कितना 80 × 10 × 40। ठीक है, और अब 50 से भाग दीजिए, डायरेक्ट पावर ही निकल जाएगा, यानी 50 से भाग देने पर इसको कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, औसत शक्ति, शक्ति पावर का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, यानी 640 वाट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कार्य बराबर क्या है, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना लगा रहे हैं, तो बल गुना विस्थापन, एक तरह से देखिए बल 40 न्यूटन बल है और विस्थापन कितना हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है, तो कितना हो गया 240 जूल, गुना करने के बाद। उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, सूत्र mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv², यानी द्रव्यमान वेग उसका स्क्वायर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसका बहुत सारा यूज पड़ेगा, इसीलिए सूत्र को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद देखिए अगला है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल क्या होगा। जैसे कि एक वस्तु है, इसमें 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, और 5 न्यूटन पुनः एक छोटका लड़का को भिड़ा दिया है 5 न्यूटन खींचने के लिए। अब दोनों मिलकर खींच रहे हैं, तो यानी कि 15 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि त्वरण की बीमा होती है। त्वरण का पहले हम लोग को अगर यदि सूत्र प्राप्त हो जाए तो उससे बीमा भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए इसमें एल लंबाई जो होता है वो लेंथ के लिए सूचित किया जाता है, ml जो लिखते हैं ना कि ml t, इसमें l जो है लेंथ के लिए
और m जो है वह मास के लिए होता है यानी द्रव्यमान के लिए, और t जो है वह टाइम के लिए होता है। तो यहाँ देखिए त्वरण, त्वरण में हम लोग को क्या क्या मिल गया, त्वरण में मिल गया मीटर, मीटर है ये मास न है मीटर, यानी कि m मिल गया, m नहीं मिला यानी कि क्या मिला, l मिला है, ठीक है। m तो हम लोग को मिलवे नहीं किया, l, और बटे मिला है टाइम का स्क्वायर, यानी कि ऊपर चल जाएगा तो m l t पर पावर -2 हो जाएगा। m क्या था इसमें, m है नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगा। अगर यदि m 1 भी रहता तो सिर्फ m लिखा जाता, या तो उसको m पर पावर 1 लिखते। l, l इसमें 1 था तो इसको l लिखिए, या तो l पर पावर 1 लिखिए, ठीक। तो उसी प्रकार जैसे बल का, बल का हम लोग देखते हैं तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। तो m क्या है आपका, m यहाँ द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान। उसके बाद त्वरण, यानी त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, उसी को त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण का हम लोग इधर से देखिए कि इसमें अगर यदि आप पुट कीजिएगा तो m मास हो जाएगा इसका m l, यानी त्वरण है तो उसमें कुछ लंबाई है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो लेंथ कितना, कुछ न कुछ दूरी तय करेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक, तो उसका l होगा, और प्रति सेकंड स्क्वायर तो यानी t का 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इसका अब अगर यदि बीमा बनाना चाहेंगे तो m है, हाँ है, इसीलिए m पर पावर 1 रखिए, या तो m भी लिखिए, नहीं रहता तो m पर पावर 0 लिखते। और l है, हाँ है, और t पर पावर -2 क्योंकि नीचे था ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डॉट कक्षाएं होती है। तीसरा आवर्त, तीसरा आवर्त है जैसे कि तीसरा आवर्त का कोई भी एगो तत्व उठा लीजिए, जैसे कि सोडियम ले लिए, सोडियम, सोडियम का अगर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना हो जाएगा, सोडियम 2 8 10 1 11, 3 आवर्त यानी 3, इसको 3 सेल की आवश्यकता है, 3 सेल की आवश्यकता है, यानी कि K-L-M हो जाएगा। तो यानी तीसरे आवर्त में जितना भी होगा, जैसे 18 वाला भी लीजिएगा ना, 18 वाला ऑर्गन का 18 होता है, तो 2 8 10 हो गया, 8 18, तो यानी 3 का हो गया। तो यानी कि कक्षाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र, कक्षा में तत्वों की संख्या निकालने के लिए कि किस कक्षा में के में कितना रहेगा, एल के एम में कितना रहेगा, एल में कितना रहेगा, तो उसके लिए 2n², इस n के जगह पे आप 1 2 3 पुट करते रहिए तो पहला कक्षा में आपका निकल जाएगा। जैसे कि पहला कक्षा है के सेल में, के सेल में यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, जैसे 1 रखिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी पहला सेल में 2 होना चाहिए। अगर यदि n का मान 2 रखिएगा तो 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, दूसरा सेल में 8। उसी प्रकार 3 रखिएगा तो 3 तिया 9, दूना 18, तीसरा में 18। उसी प्रकार K-L-M-N तक चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे नीचे है नहीं है। उसके बाद अगला पेज में देखिए, लास्ट ही पेज है, देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके लिए क्या करना है हम लोग को, तो इसमें देखना है कि अगर यदि एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो संतृप्त होगा, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कि CH2, इसमें तो कोई निष्कर्ष ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कि डबल सिंगल बॉन्ड से, जैसे सी और अष्टक भी पूरा होना चाहिए, तो इसका अष्टक पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी और H दोनों साइड है, एक बॉन्ड में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसका देखिए, अगर यदि इतना सा हम लेते हैं ये साइड, तो यहाँ देखिए 3 है, 3 दोनों 6, और हाइड्रोजन वाला इधर 2, 6 2 8 इधर पूरा हो गया। अगर यदि इसके साथ इसको लेते हैं, ठीक, तो 3 इधर से 6, और हाइड्रोजन के साथ 2 8, इसका अष्टक भी पूरा हो रहा है। और इसको देखिए, इसमें कार्बन 1 2 C2H4 यहाँ देखिए 2 2 4 इधर से, और इधर 2 और 2 4, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। और इसके साथ इसको देखते हैं, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि
लेकिन यही है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। कंडीशन क्या कर रहा है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अष्टक पूरा होना चाहिए। इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें देखिए इसका कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो 6 भी है। अब इसका अष्टक देखिए कि ई कार्बन का पूरा है, तो 2 2 4 2 6 2 8, इससे ये पूरा हो गया। अब इसको इससे इसके साथ देखिए ऐसे करके, तो यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, यह भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या हम लोग देखें कि कंडीशन क्या होना चाहिए, संतृप्त में होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए कि उसका अष्टक भी पूरा होना चाहिए। जैसे कि इसका नोट में देख लीजिए, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, एक बॉन्ड। तो देखिए एल्काइन यानी CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, और एल्किन CnH2n ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एल्केन जो होता है CnH2n+2 ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये सभी जो बचा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो शक्ति बराबर हम लोग क्या देखे थे, कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और वर्क बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, ये 2 सूत्र हो गया आपका। और एक वर्क क्या होता है, mgh, यानी कि द्रव्यमान, त्वरण और गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यह देखिए हम लोग को दिया कौन सी है, 160 वाट की शक्ति, हम लोग को पावर मिल चुका है, पावर दे दिया गया है 160 वाट। ठीक है, और इसमें देखिए अगर यदि हम लोग को वर्क मिल जाए, और समय भी ये बोल ही रहा है कि मतलब 20 सेकंड, तो अगर यदि वर्क हम लोग को मिल जाता है तो ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे, चूँकि वर्क में ही क्या होता है mgh, तो m यहाँ कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन, तो यानी कि m 40 और गुना जी को 10 ले लेते हैं, एच निकालना ही है, और ये तो वर्क ऊपर निकल गया, और उसमें टाइम से भाग दे देंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा, शक्ति निकल जाएगा। तो यानी कि इसको कटा दीजिए, 20 दूना 40, 2 से कट गया, और उसके बाद फिर इधर से इसको 1 0 कटा दीजिए, और 2 गुना 8, तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8 मीटर हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे अब ख़त्म हो गया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, लेकिन आप लोग ये बता दीजिएगा कि मतलब इसको किस टाइम में डालना है। अगर यदि आप लोग टाइम फिक्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इतना बजे हम लोग को वीडियो आना चाहिए, ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन कम से कम दो दिन का, यानी कि 6 शिफ्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग का लगभग 25 से 30 दिन में ग्रुप डी का न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा, ताकि मन से ये डर निकल जाएगा कि न्यूमेरिकल कठिन होता है। ठीक है, और इससे यह फ़ायदा भी होगा कि मतलब जब सवाल रिपीट होगा, आज कुछ सवाल पढ़े, कुछ कल पढ़ेंगे, तो उससे होगा कि आपको याद रखने में सुविधा होगी, अपने आप ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।